नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अगली कड़ी में द्विनाम पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जंतुओं के नामकरण और उससे संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा एक नामकरण नियमावली तैयार की गई, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, कि जिसमें 5वीं अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस में अपनाया गया और ये नियमावली अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण कहलाती है। ICZN इसका नाम है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ICZN एक प्रमुख नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, और समय समय पर होने वाले संशोधन उक्त विशेष संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से जंतुओं के नामकरण किए जाते हैं, जिसके प्रमुख निम्न जो रूल्स हैं, उनके रूल्स के बारे में अगर अपन हाईलाइट करें तो निम्नलिखित रूल्स हैं। पहला है, नामकरण के नियम जीवित या विलुप्त जातियों पर ही लागू होते हैं, संकर या विरूप जाति पर लागू नहीं होते। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यानी एक्सटिंक्ट जो जातियां हैं, विलुप्त जो जातियां हैं, उन पर नहीं होंगे, और जो हाइब्रिड जातियां हैं या टेरिटोजेनेसिस जातियां हैं, उन पर ये लागू नहीं होते। केवल और केवल ये जीवित जातियों पर और विलुप्त पे भी अपन कर सकते हैं। विलुप्त जातियां जो होती हैं एक्सटिंक्ट, उन पर भी ये अपन लागू कर सकते हैं, लेकिन संकर और विरूप पर ये लागू नहीं होंगे। तो ऑल वर्ड में एक ही जंतु का एक ही नाम होगा, क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, अर्थात द्विनाम पद्धति पर लागू होगा, जिसमें प्रथम वंश और दूसरा जाति है। फर्स्ट जो वर्ड होता है वो वंश होता है और दूसरा कौन सा है, जाति है। तो जातीय नाम लैटिन भाषा जैसी भाषा ही होगा, आवश्यक होता है। तो इसके लिए इस जंतु के जो नियम हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं कि वंश एक ही नाम के नहीं हो सकते, 2 वंश एक ही नाम के नहीं हो सकेंगे, और एक ही वंश के अंतर्गत 2 जातियों के नाम समान नहीं होंगे। ये तय है, बिल्कुल पक्का। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि वंश का नाम सदैव बड़े अक्षर और जाति का नाम छोटे अक्षर से ही प्रारंभ होगा। तो ये एक पर्टिकुलर नियम इसका है कि वंश का नाम सदैव बड़े अक्षर से और जाति का नाम छोटे अक्षर से प्रारंभ होगा। तो एक ही वर्ग को यदि हम बार बार अलग अलग नाम दे दिया गया हो, तो पहले दिया गया जो नाम है वो मान्य होगा। इन केस मान लीजिए कि अपन ने पहले नाम दे दिया ICZN के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से पहले ही नाम दे दिया हो, तो इस नियम को वरीयता का नियम भी कहते हैं। जाति के ऊपर के वर्गों का नाम एक पदीय होगा, जैसे प्रोटोजोआ है, इंसेक्टा है, डेमोस्पंजिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जाति का नाम द्विपदीय होगा, डबल स्टेप वाला होगा, और उपजाति का नाम त्रिपदीय होगा। इसमें प्रथम शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति होता है, और तृतीय शब्द उपजाति भी हो सकता है। स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। जिस व्यक्ति ने जाति का प्रथम बार वैज्ञानिक वर्णन किया है, साइंटिफिकल जो किया है हाईलाइट जिस व्यक्ति ने, उसे इस जाति का प्रस्तावक माना जाता है। तो उसका नाम जाति के वर्णन किए जाने वाले वर्ष के साथ लिख देते हैं। जैसे अपन ने यहाँ एक जाति के बारे में बात की है, डाइवर्सी म्यूलर, नीरीज डाइवर्सिकुलर म्यूलर। तो नीरीज का जो आविष्कार किया होगा वो म्यूलर ने 1776 में किया जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं। इसमें वर्ष और लेखक के नाम के बीच कोमा लगाया जाता है, और वैज्ञानिक का नाम ऐच्छिक है, अर्थात जाति के नाम का भाग नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर व्यवस्था इनकी पाई जाती है।
आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे तो ये पाएंगे कि कुल का नाम जो होता है, इसमें कुल के नाम की बात भी की गई है कि एक कुल के किसी एक वंश में एक चीज़ और इसमें इसके साथ अटैच थी जो अभी शेष रह गई, जिसमें हम इसकी भी चर्चा साथ में करेंगे। कई बार लेखक का नाम लघु रूप में लिख देते हैं, जैसे आपने कुकुलस क्रोमुलस LLN, ये शॉर्ट में यदि किसी जाति का नाम बाद में बदल दिया गया हो तो भी मूल वर्णनकर्ता का नाम और वर्ष ही जाति के आगे लिखा जाता है, परंतु तब तक यह छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में देखें तो इसमें शेडिन जो 1930 लिखा हुआ है। तो एक कुल के किसी एक वंश में ईडी जो होता है, IDAE जो होता है, वो प्रत्यय के रूप में लेते हैं, प्रत्यय के रूप में इसको काम में लेते हैं। और कुल का नाम जो होता है वो INE, इन्हीं के नाम से प्रत्यय को जोड़ करके उपकुल को नाम को लिखा जाता है। तो एक दोनों में ये बेसिकली डिफरेंस इसमें आता है। वैज्ञानिक के नाम को इटैलिक भाषा में कुछ टेढ़ा करके या तिरछा करके लिखा जाता है, और खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम रोमन भाषा में लिखते हैं। तो बच्चों ये फिक्स एक पैटर्न है कि खोजकर्ता का वैज्ञानिक का नाम रोमन भाषा में लिखा जाएगा। जाति का नाम इंग्लिश में लिखते समय वंश तथा अन्य उच्चतर वर्गों के नाम कैपिटल लेटर्स एंड जाति और उपजाति का नाम स्मॉल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए, और छपाई में स्मॉल लेटर से लिखा, छपाई और हाथ से लिखते समय इनके इटैलिक के नीचे रेखा खींच देनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट इसमें है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे तो ये पाएंगे कि ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिन्हें प्राणी विज्ञान का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, प्राणी विज्ञान कहते हैं, इन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण हिस्टोरिया एनिमेलिया में किया। वर्गीकरण में समस्त जंतुओं को उसमें उपस्थित रुधिर के आधार पर 2 महासमूहों में विभाजित किया था। 2 महासमूहों में इन्होंने विभाजित किया है। तो इसके लिए इसमें एक है इनीमा और एनीमा वर्ड है, स्पेलिंग का अंतर है इनीमा और एनीमा। महासमूह एनाइमा में अपन देखें तो समस्त जंतु जिनके रुधिर का रंग रेड होता है, यहाँ ये स्पेशलाइजेशन है कि जिनका रंग रेड होता है, जैसे सभी कशेरुक जंतु होते हैं, इनमें निम्न वर्ग हैं, इनमें वर्ग जो है वो बांटे गए हैं। तो वर्गों की अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। तो वर्ग में पहला जरायुज प्राणी हैं, जैसे बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि गाय है, चूहा है, मनुष्य है। तो ये बेबी पैरस कहलाते हैं, जरायुज प्राणी कहलाते हैं। तो ये इसमें शामिल किए गए हैं एनाइमा के अंदर। एनाइमा का आपको मैंने बताया कि रुधिर का रंग रेड होता है। अंडज, इसमें अंडे देने वाले जंतु होते हैं, ओविपेरस जिनको कहते हैं। तो जैसे मछली है, सरीसृप है, इनका जो कलर है ब्लड का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। महासमूह एनाइमा, इसमें उन प्राणियों को रखा गया है जिनके शरीर का रंग लाल नहीं होता। उनका रेड होता है, ऊपर वालों का मैंने जो बताया। नीचे जो जंतु दिए गए हैं उनमें रेड नहीं होता, और उनमें अलग से है, लाल नहीं होता है। नहीं वर्ड पे ध्यान देना है। तो जैसे
सेफेलोपोडा है। सेफेलोपोडा के जो एनिमल हैं उनमें विशालकाय घोंगे आदि सम्मिलित किए जाते हैं, तो उनमें ब्लड का रंग रेड नहीं होता। दूसरे की चर्चा करें तो क्रस्टेशिया वर्ड इसमें शामिल होता है। क्रस्टेशिया इस वर्ग में केकड़े और झींगे रखे गए हैं, और नेक्स्ट कीट और मछलियां हैं, और इस वर्ग में समस्त कीट और मछलियों को स्थान दिया गया है। मोलस्का और एकेनोड्रोमेटा की बात करें तो इस वर्ग में अरस्तु ने छोटे घोंगे को रखा गया है। मोलस्का और एकेनोड्रोमेटा। स्टारफिश, स्पंज यानी सीरेंटेटा की बात करें तो इस वर्ग के अंतर्गत स्पंज और समुद्री एनीमोन में स्थान प्राप्त किया है। तो लगभग 200 वर्षों तक अरस्तु द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्रचलित रहा, और इसके बाद जॉन रे ने सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग किया, और इसके बाद कैरोलस लिनियस, जिसे अपनी जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी उसके लिए सम्मानित किया गया, और इसके बाद कैरोलस लिनियस कहा गया। क्लासिफिकेशन जिसमें उन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन की पद्धति, द्विनाम पद्धति को आधार बनाया, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को, जिन्होंने 1936 में ये व्यवस्था की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा जो प्लानिंग है वो हमने आपको पहले भी समझाया, और अभी भी ये बात स्पष्ट है कि बहुत से जंतुओं का जो सिस्टमेटिक एक वर्गीकरण के बारे में जो बात है वो द्विनाम पद्धति या त्रिनाम पद्धति के आधार पर ही लिया गया है, और त्रिनाम पद्धति और द्विनाम पद्धति दोनों को मिला करके आधुनिक जो प्लानिंग है इनकी वो क्लियरिफिकेशन इसमें हुआ है। और एक निश्चित रूल्स के बारे में इसमें समझाया गया है कि हर एक जंतु का एक निश्चित रूल होता है, और उसमें अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार की प्रश्नावली दी हुई है। तो हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि नोमेनक्लेचर बहुत ही रिसर्च वर्क के लिए, स्टडी के लिए, या जंतुओं के नामों को एकत्रित करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक व्यवस्था दी गई है, और उसमें धीरे धीरे नए नए जंतुओं को जोड़ा जाता है, और उनको अलग अलग जातियों में संयोजित करके, जोड़ करके उनको नामकरण संस्कार उनका किया जाता है। जैसे ही नई खोज किसी प्राणी की होती है तो उस समय इसको नया नाम दे दिया जाता है, पुराना नाम भी होता है तो भी उसको परिवर्तित किया जा सकता है। नई जाति के विकास के साथ साथ ये एवोल्यूशन में भी बहुत अपना रोल प्ले कर सकता है। तो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी एक टॉपिक के रूप में जाना जाता है, और एग्ज़ामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। द्विनाम और त्रिनाम पद्धति का जो व्यवस्था है, तो हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि इसके जो ICZN के जो रूल हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के जो समय समय पर होने वाले संशोधन हैं, और उक्त विशेष संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से जंतुओं के नामकरण अगर करते हैं तो वो यूनिवर्सल होते हैं। उनमें चेंज करने का जो राइट है वो केवल इसी संस्थाओं को होता है। हर एक व्यक्ति इसमें चेंज नहीं कर सकता। उस वैज्ञानिक के आधार पर ही इसको नाम रखा जाता है, साथ में उस वैज्ञानिक का नाम भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इन रूल्स को समझने के लिए हमें फाइलम जितने भी हैं उन फाइलमों के आधार पर उन जंतुओं का इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी,
जिससे हम इसको भली भांति समझने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू।